हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 ज्योग्राफी का आज ये पहला क्लास है। इसमें हम पहला चैप्टर करने वाले हैं ये वाला, यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस या भूआकृतिक प्रक्रियाएं। ये भौतिक भूगोल का चैप्टर 1 है। इसमें जो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आता है वो है भूआकृतिक प्रक्रियाएं होती क्या है या व्हाट आर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। आपको पता है कि भूपटल यानी कि हमारे जो पृथ्वी का जो सतह है ये या पूरी पृथ्वी से ये बहुत डायनेमिक है, यानी कि गत्यात्मक है, यानी कि हमेशा गतिमान है। इसमें बदलाव हमेशा होते रहते हैं। हमारी पृथ्वी पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत दोनों दिशाओं से मूवमेंट्स होते रहते हैं। इस पृथ्वी को आकृति देने वाले जो प्रक्रियाएं हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अंतर्जात, एक बहिर्जात। अंतर्जात उन प्रक्रियाओं को कहा जाएगा जो पृथ्वी के आंतरिक में यानी पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक्स, पटल विरूपणी बल इत्यादि। ये सब जो पृथ्वी के अंदर से हलचल पैदा करती है और पृथ्वी के ऊपर भूपटल पर विषम भूरूपों का निर्माण करती है। जैसे ये विषम भूरूपों का निर्माण करती है उसी प्रकार उसी समय बहिर्जात बल यानी बहिर्जात प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, जो पृथ्वी के इस विषम भूखंडों को, स्थलाकृतियों को काटकर एक आकृति विहीन शक्ल देने की कोशिश करती है। इन्हीं दो प्रक्रियाओं के बीच पृथ्वी की आकृतियां बनती और बिगड़ती रहती है। प्रोफेसर थॉर्नबरी के अनुसार भूआकृतिक प्रक्रियाएं होती क्या है? भूआकृतिक प्रक्रियाएं उन सभी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों को कहते हैं जिनके द्वारा धरातलीय सतह प्रभावित होती है। अब इन भूआकृतिक प्रक्रियाओं में जो हमारे इस चैप्टर में है वो है बहिर्जात प्रक्रिया, यानी अंतर्जात को हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे बहिर्जात प्रक्रिया। अब बहिर्जात प्रक्रिया क्या है? बहिर्जात प्रक्रिया उन प्रक्रियाओं को कहा जाता है जो पृथ्वी के सतह पर या भूपटल पर अपने बल द्वारा, साधारणतः ये बल सूर्य से प्राप्त होता है या गुरुत्वाकर्षण से, तो अपने बल द्वारा भूमि को आकृति विहीन करने की कोशिश में लगी रहती है। अब इसमें कौन कौन होते हैं अधिकतर? इसमें बहता जल, हिमानी, समुद्र की लहरें, पवन, ये सब अपनी गति, अपने शक्ति द्वारा पृथ्वी को आकृति विहीन करने की कोशिश करती है। अब इसमें जो बहिर्जात प्रक्रियाएं जिन प्रक्रियाओं द्वारा धरातल की विशेषताओं को दूर करते हैं वो निम्नलिखित है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं खास है जिनके द्वारा बहिर्जात प्रक्रियाएं काम करती है? पहला, तल संतुलन। तल संतुलन यानी कि ग्रेडेशन। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि तल संतुलन करना, यानी कि एक लेवल में लाना। लेवल में लाने का आपको पता होगा दो तरह से हो सकता है, या नीचाई तक काटें या नीचे वाले जगह को भरकर ऊंचाई तक लाएं। तो किसी एक तल तक पहुंचना या एक लेवल तक पहुंचना ही ग्रेडेशन होता है। हर वो नदी जो बह रही है वो इसलिए बह रही है क्योंकि वो एक तल तक पहुंचना चाहती है। किस तल तक? वो तल है समुद्र तल, तो वो उसके लिए एक ग्रेडेशन लेवल है। तो हर चीज का एक ग्रेडेशन लेवल है। दूसरा, निम्नीकरण या अनाच्छादन, जिसको बोलते हैं डिग्रेडेशन या डिनोडेशन। डिग्रेडेशन या डिनोडेशन ये कई तरह के बलों के एक रूप को कहते हैं, जिसमें संचरण आता है, अनाच्छादन आता है। किसी भी प्रकार से अगर चट्टानों की टूट फूट होती है तो वो सभी चीज इसमें आ जाते हैं। अगला जो है वो है अधिवृद्धि यानी एग्रेडेशन। एग्रेडेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी निचले हिस्से हैं, जितने भी गर्त हैं, उन सबको निक्षेपित कर भरने की प्रक्रिया को
अधिवृद्धि कहते हैं या एग्रेडेशन कहते हैं। दूसरा इसका जो अगला है वो है डिग्रेडेशन, यानी पृथ्वी के उत्थित भूमि को काटकर सपाट करना, यह है डिग्रेडेशन। अगला है अपक्षय। अपक्षय भी एक भयजात प्रक्रिया में आती है। अपक्षय क्या? अपक्षय हिंट्स के अनुसार अपक्षय से तात्पर्य यांत्रिक विघटन अथवा रासायनिक अपघटन से है, जो चट्टानों के सामंजस्य को नष्ट कर देता है। यानी कि चट्टानों के टूट फूट, चाहे वो यांत्रिक कारण से हो, रासायनिक कारण से हो या जैविक कारण से हो, चट्टानों के टूट फूट को ही अपक्षय कहा जाता है। अभी अपक्षय के कई प्रकार हैं जो हम एक अलग टॉपिक के हिसाब से करेंगे। अगला जो आता है बढ़जात प्रक्रियाओं में वो है वृहत क्षरण। वृहत क्षरण मतलब मास बस्टिंग। मास बस्टिंग क्या होता है? किसी भी अंचल में, खास करके पहाड़ी अंचल में, जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च स्थान से नीचे वाले स्थान में एक पृथ्वी का बड़ा हिस्सा पानी के साथ, बिना पानी के, द्रुतगामी या धीरगामी किसी भी रूप में उस ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में आकर गिरता हो, इसको कहेंगे मास बस्टिंग या वृहत क्षरण। वृहत रूप से यानी कि एक बड़ा भूमि का हिस्सा, जैसे लैंडस्लाइड एक वृहत क्षरण है, एवलांच एक वृहत क्षरण है, रॉक स्लाइड एक वृहत क्षरण है। अगला है तल संतुलन के कारक। आपको पता है कि तल संतुलन क्या था, वो पहला पॉइंट हमने किया था। अब तल संतुलन के कारक के कारण यानी कि जितने भी तल संतुलन के कारक हैं वो सब बढ़जात प्रक्रियाओं के एजेंट्स हैं, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। कौन कौन है? बहता जल, हिमानी, पवन, समुद्री तरंगे, ये सभी अलग अलग रूप से धरती को काटती हैं और सपाट बनाती है। निचले स्थानों को भरती हैं, निक्षेपित करती हैं और सपाट बनाती हैं। यानी कि बढ़जात प्रक्रियाओं का सारा काम होता है पृथ्वी को सपाट बनाना, चाहे वो काट कर हो या निक्षेपण करके हो, चाहे वो अपर्दन से हो चाहे वो निक्षेपण से हो। तो बढ़जात प्रक्रियाओं में जो विषम भूमि के खंडों को दूर कर एक आकृति विहीन भूमि बनाने की कोशिश होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? पहला तल संतुलन, निम्नीकरण या अनाच्छादन, तीसरा अधिवृद्धि या एग्रेडेशन, चौथा अपक्षय या वेदरिंग, पांचवा वृहत क्षरण या मास बस्टिंग, छठा तल संतुलन के कारक यानी कि एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। क्लियर? अब अगला टॉपिक जो है वो है भूमिगत जल। भूमिगत जल आप सबको पता होगा, जो जल भूमि के नीचे पाया जाता है उसे कहते हैं भूमिगत जल। अब पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे भूपृष्ठ चट्टानों में छिद्रों या दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे पानी किसी तरह नदी के रूप में नहीं है, ये चट्टानों के छिद्रों में उपस्थित होती है, उसे कहते हैं भूमिगत जल। अब भूमिगत जल अगर हम जानते हैं तो हम जानेंगे वाटर टेबल किसे कहते हैं। भूमिगत जल का जो एक लेवल है, इसी लेवल को कहते हैं वाटर टेबल। ये वाटर टेबल कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है। अब भूमिगत जल का जो मंडल यानी पूरा का पूरा जो भूमिगत जल है, इसके अलग अलग भाग हैं, अलग अलग मंडल हैं या जोन है। पहला तो भूमिगत जल के 3 जोन्स हुए। पहला असंतृप्त जल मंडल यानी कि वाडोज जोन या अनसैचुरेटेड जोन या वातान मंडल या जोन ऑफ एरेशन भी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? हमारे भूमि सतह के नीचे जो जल का जो पूरा स्तर है, वो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वहां पे शुष्क समय में पानी नहीं रहता है, उस लेवल तक पानी नहीं रहता है। तो उतना लेवल जो खाली रहता है उसको कहते हैं जोन ऑफ एरेशन या वाडो जोन या असंतृप्त जल मंडल, जहां पे हमेशा पानी नहीं रहता है, सिर्फ बरसात का समय ही हो सकता है यहां तक आ जाए पानी, वरना नहीं होता है। यहाँ पे नॉर्मली हमेशा खाली रहता है, इसीलिए कहते हैं एयरेशन, हवा वहां पे रहती है। दूसरा संतृप्त मंडल यानी कि इसको कहते हैं सैचुरेटेड जोन या फ्रिटिक जोन।
ये क्या है, शुष्क काल में इस स्तर से जल नीचे चला जाता है और बरसात के समय ये जगह पूरी तरह से जल से भर जाता है। तो पहला वाला जो था संतृप्त मंडल, उसमें असंतृप्त मंडल में जल नहीं रहता है, वहां पे हवा रहती है। लेकिन अगला वाला जो है संतृप्त मंडल, संतृप्त मतलब पानी से भरा हुआ, लेकिन इसमें बरसात का समय पूरा का पूरा भरा रहता है और शुष्क समय में ये नीचे आ जाता है। इस कारण से इस संतृप्त मंडल को भी दो भागों में बांटा गया, एक जोन ऑफ इंटरमीडिएट सैचुरेशन यानी कि अंतरायिक संतृप्त मंडल, दूसरा है जोन ऑफ परमानेंट सैचुरेशन यानी कि स्थायी संतृप्त मंडल। यानी कि संतृप्त मंडल के अंदर दो भाग हैं, एक ऊपर का भाग, एक निचला भाग। ऊपर के भाग में पानी बरसात के समय में होता है, शुष्क समय में नहीं होता है। लेकिन उसी का जो दूसरा भाग है यानी कि संतृप्त मंडल है, परमानेंट सैचुरेशन वाला, वहां पे सदैव पानी रहता है, हमेशा, साल भर। तीसरा शैल प्रवाह मंडल यानी सबसे नीचे, जहां पे भूतल के नीचे 10 से 12 किलोमीटर की मोटाई में शैल गुरुत्व के कारण छिद्र इत्यादि बंद हो जाते हैं, यानी कि इतना ज्यादा दबाव होता है कि चट्टानों के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाता है, जिससे जल नीचे नहीं जा पाता है, तो इसको कहते हैं शैल प्रवाह मंडल। दोबारा जान लेते हैं, हमारे भूमिगत जल मंडल के 3 भाग होते हैं। पहला असंतृप्त मंडल, संतृप्त मंडल और शैल प्रवाह मंडल। असंतृप्त मंडल क्या होता है, जहां पे पानी नहीं रहता है, यहाँ पे हवा रहती है, ये वातान मंडल भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा मंडल जो है वो है संतृप्त मंडल, ये हमेशा पानी से भरी रहती है, लेकिन हमेशा नहीं। इसका भी 2 भाग है, एक भाग जो ऊंचाई वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, वो है अंतरायिक संतृप्त मंडल यानी इंटरमीडिएट सैचुरेशन वाला मंडल, जहां पे पानी वर्षा काल में रहती है, शुष्क काल में नहीं रहती है। इसी का जो दूसरा भाग है जोन ऑफ परमानेंट सैचुरेशन, उसमें पानी सदैव रहता है, हमेशा, ये सूखता नहीं। और तीसरा जो है वो है शैल प्रवाह मंडल, जहां पे 10-12 किलोमीटर के नीचे जाने के बाद चट्टानों के जो छिद्र है वो बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पे पानी नीचे नहीं जा पाती है, तो इसको कहते हैं शैल प्रवाह मंडल, वहीं पे पानी प्रवाह करती रहती है। अब इसमें एक टर्म है जिसको कहते हैं हैंगिंग वाटर टेबल या पर्स वाटर टेबल या लटका हुआ जल स्तर। अब ये लटका हुआ जल स्तर किसको कहते हैं? ऐसा देखा गया है कि धरती के नीचे एक जल स्तर है। पहले हम जानेंगे ये जल स्तर में पानी रुकता कैसे है। पूरी जमीन पर कहीं पे खाली होता नहीं है कि पानी वहां पे रह सके, लेकिन चट्टानों में जब परमिएबल रॉक्स यानी कि ऐसे चट्टान जिनमें छिद्र होते हैं, वो पानी को ऊपर से अलाउ करते हैं नीचे जाने के लिए। तो जब ये पानी, वर्षा का जल नीचे जाता है या नदी का जल नीचे जाता है, तो नीचे जाता रहता है जब तक कोई अपारगम्य शिला यानी इम्परमिएबल रॉक, ऐसी चट्टान जो सॉलिड हो, जिसमें कोई पानी पार जाने की क्षमता न हो, ऐसे चट्टान जब तक नहीं मिलता तो वो नीचे जाते रहते हैं। और जैसी इम्परमिएबल रॉक मिल गई, ठोस चट्टान मिल गई, तो वहां पे वो सारा पानी जमा होने लगता है। इसको कहते हैं वाटर टेबल। तो इसके ऊपर जो पानी जमा हो रहा है ये वाटर टेबल। लेकिन अगर इसी तरह से ऐसा एक वाटर बना हुआ है और इसके ऊपर और एक कोई छोटी सी इम्परमिएबल रॉक है, यानी जो जल को नीचे जाने नहीं दे रही है, तो यहां का पानी आकर यहीं पे रुक जाएगा। तो इस जल स्तर के ऊपर एक नया जल स्तर बनेगा जिसको कहा जाएगा पर्स वाटर टेबल यानी कि लटका हुआ जल स्तर। ये जल स्तर इस जल स्तर पे लटका हुआ है। अगला जो है एक्विक्लूड। एक्विक्लूड का मतलब होता है ये जो पर्स वाटर टेबल हुआ यानी कि लटका हुआ जल स्तर है, इन दोनों के बीच, एक ऊपर का जो जल स्तर है और नीचे का जल स्तर है, इन दोनों के बीच जो इम्परमिएबल यानी अपारगम्य शिला जो पाई जाती है, इसको कहते हैं एक्विक्लूड। अब भूमिगत जल के स्रोत क्या क्या है, यानी कि भूमिगत जल कहां कहां से आता है, यानी कि भूमिगत जल का स्रोत क्या है, कहां कहां से ये जल भूमि में आता है, भूमि के नीचे आता है। पहला वर्षा का जल और हिम का जल यानी हिमनद का जल, हिमनद के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है ये। दूसरा सागर तथा झीलों में जो अवसाद जमा होते हैं, उन अवसादों के जमने से चट्टानों का निर्माण होता है और इन चट्टानों के छिद्रों में पानी जमा रहता है। जब ये चट्टानें बहुत अंदर तक चली जाती हैं तब इनसे पानी बाहर आ जाता है इनके घनत्व बढ़ने के बाद। तो ये भी एक सोर्स है भूमिगत जल का। तीसरा जो है वो है मैग्मेटिक वाटर। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, हर क्वेश्चन में। मैग्मेटिक वाटर,
मैग्मेटिक वाटर क्या होता है? जब भूमि के अंदर का मैग्मा यानी कि आपको पता लावा, मैग्मा जब बाहर आना चाहता है लेकिन वो बाहर ना आकर चट्टानों के धरती के अंदर ही किन्हीं छिद्रों में या दरारों में घुस जाता है और वहां पर ठंडा होता है यानी घनीभूत होता है। उनके घनीभूत होने के बाद उस मैग्मा में उपस्थित जल कण, जल वाष्प आजाद हो जाते हैं और वो जल वाष्प वहां पर घनीभूत होकर ठंडे होकर जल बिंदु बन जाते हैं। ये जल बिंदु, ये जल के कण भूमि के जल में जाकर मिल जाते हैं, जिससे भूमिगत जल में इजाफा होता है। इसे कहते हैं मैग्मेटिक वाटर, यानी कि मैग्मा से प्राप्त किया गया जल। अब अगला जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग, यानी कि जल स्रोत। स्प्रिंग आपको पता होगा, फुवारा, यानी कि जमीन से स्वतः ही पानी जब निकल आता है इसको कहते हैं स्प्रिंग। प्राकृतिक रूप से भूमिगत जल के स्वतः धरातल पर निकलने को स्रोत या स्प्रिंग कहते हैं। स्प्रिंग का निकलना कई तरह से कई चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे स्रोत का फूटना किसी भी स्थान की आंतरिक संरचना पर डिपेंड करती है, यानी कि वहां पे जिस तरह की आंतरिक संरचना होगी, चट्टानें होंगी, उसके हिसाब से होंगी। ये स्रोत अस्थायी या स्थायी भी हो सकते हैं। ये ठंडे या गर्म दोनों प्रकार के हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के जल स्तर की ऊंचाई या नीचा होने के कारण ये स्रोत निकल सकते हैं। प्रवेश्य तथा अप्रवेश्य चट्टानों के संधि स्थल में भी ऐसे स्रोत का फूटना सामान्य है। अब टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्रोतों के प्रकार क्या क्या है। पहला है सदाबाही एवं अस्थायी स्रोत, यानी कि ऐसे स्रोत जो हमेशा निकलते रहते हैं, तो वो क्या हो गए? सदाबाही, जो कभी बंद नहीं होते। और कुछ होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं और बाद में बंद हो जाते हैं, तो ये अस्थायी। तो एक है पेरेनियल, एक है इंटरमीडिएट। पेरेनियल मतलब सदाबाही, स्थायी है, और अस्थायी मतलब इंटरमीडिएट, जो कभी कभी होता है। दूसरा है गर्म स्रोत, यानी हॉट स्प्रिंग। ऐसे स्रोत यानी ऐसे स्प्रिंग जो लावा या गर्म चट्टानों के इलाके से वो पानी निकलता है, जिस कारण से वो पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो गर्म पानी के रूप में बाहर आ जाता है, तो इसको कहते हैं गर्म स्रोत या हॉट स्प्रिंग। इसका एक उदाहरण है पश्चिम बंगाल के बक्रेश्वर में। तीसरा है खनिज स्रोत, यानी ऐसे स्रोत, ऐसी स्प्रिंग जहां से पानी का फव्वारा निकल रहा है, लेकिन उस पानी के साथ साथ कई तरह के नमक, सॉल्ट्स या मिनरल्स बाहर आ रहे हैं, इसको कहा जाएगा खनिज स्रोत। ऐसे स्रोत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इनमें नहाने से कई तरह के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। चौथा है गीजर। गीजर मतलब गर्म पानी जब एक बहुत तेज धारा के रूप में निकलती है, तो इसे कहते हैं गीजर। और इसका एक उदाहरण है ओल्ड फेथफुल गीजर ऑफ यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अगला है स्क्रैप फुट स्रोत। स्क्रैप फुट स्रोत, स्क्रैप फुट स्रोत होता क्या है? भ्रंशयुक्त चट्टानी संरचना पर जहां प्रवेश्य और अप्रवेश्य चट्टानें, यानी कि जहां प्रवेश्य और अप्रवेश्य चट्टानों की स्तरें तिर्यक अवस्था में स्थित होती हैं, वहां पर दोनों चट्टानों का संधि स्थल पर स्रोत उत्पन्न हो जाती है, जिसे कहते हैं स्क्रैप फुट स्रोत। अब देख सकते हैं ये वाला है स्क्रैप फुट स्रोत। अगला है डाइक स्रोत। डाइक यानी कि आपको पता होगा डाइक किसे कहते हैं? ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी का जो पूरा का पूरा मुहाना नेक है वो लावा से भरा रहता है और वो एक सख्त चट्टान के रूप में रहता है। ऐसे स्थान में इस तरह की स्प्रिंग बन सकते हैं। कभी कभी स्रोत का निर्माण डाइक के पास हो जाता है। प्रवेश्य और अप्रवेश्य चट्टानों को भेदते हुए पानी डाइक के सहारे ऊपर आने लगता है, इसे डाइक स्रोत कहते हैं। इसका आप यहाँ देखेंगे, ये है डाइक। यहाँ पे ये बरसात का पानी गिर रहा है पहाड़ के ढाल पे, लेकिन यहाँ पर डाइक है, यानी कि एक खड़ा चट्टान है। देखिए लावा से युक्त खड़ा चट्टान है। ये यहाँ पे चूंकि यहाँ पे रोक रहा है पानी को, तो पानी यहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर से निकलने लगता है, तो ये जगह डाइक स्प्रिंग कहलाएगा। अगला है वैल्कुनेशन स्रोत। वैल्कुनेशन स्रोत क्या होता है? वैल्कुनेशन स्रोत चूना पत्थरी इलाके में यानी कास्ट टोपोग्राफी अंचल में बनते हैं, जहां बरसात का पानी सारा का सारा घुलन करके अंदर चला जाता है
और अंदर में बहुत सारा पानी एक साथ होने के कारण घुलन प्रक्रिया और ज्यादा बढ़ जाती है और पानी घुलकर एक तरह से बाहर निकलने लगती है। इस प्रकार का स्रोत चूना प्रदेश में पाया जाता है। वर्षा का जल जिसमें CO2 मिला रहता है, जब यह जल चूने के चट्टानों पर पहुंचता है तो गड्ढे का निर्माण करता है। गड्ढे के सहारे ये जल जमीन के अंदर प्रवेश कर जाता है। जमीन के भीतर यह कुछ दूरी तक प्रवाहित होता है और फिर स्रोत के रूप में धरातल पर प्रकट होता है। इसे वैल्कुनेशन या वैल्कुलिजन स्रोत कहते हैं। तो यह था स्प्रिंग्स, यह स्रोत। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है जल भरा यानी एक्विफर। एक्विफर होता क्या है? एक्विफर के लिए सीधे आप इस डायग्राम पे जा सकते हैं। इस पे देखिए, इस डायग्राम पे ये जो है आप देख रहे हैं, ये है अपारगम्य शिला यानी कि ऐसी एक चट्टान जो जल को नीचे जाने पे अलाउ नहीं करती। और इसका आकार देखिए, ये एक सेमी सर्कुलर आकार में है। अब इसमें जब पानी दोनों तरफ गिरता है और ये देखिए, यहां भी एक चट्टान है जो अभेद्य है यानी कि अपारगम्य है। तो यहां भी अपारगम्य चट्टान, यहां भी अपारगम्य चट्टान। इन दोनों के बीच में पारगम्य चट्टानें हैं यानी कि ऐसी चट्टान जिनमें छिद्र होती हैं और ये पानी धारण कर सकती है। तो इनमें पानी जमा होता जाता है पूरी तरह से। तो इनमें पानी जमा होने के कारण इसमें एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है दोनों तरफ से। तो जब यहाँ इस जगह से कोई कुआं खोदा जाता है तो पानी इस दबाव के कारण स्वतः ही बीच में से ऊपर उठने लगता है। इसको कहते हैं जल भरा। और ये जो कुआं बनता है, इस कुएं से पानी चूंकि इतना दबाव में है दोनों तरफ से, तो यहां से पानी स्वतः बाहर आने लगता है। तो इसको कहते हैं आर्टिजन वेल। तो ये है जल भरा और इस कुएं को क्या कहेंगे? आर्टिजन वेल यानी कि पाताल तोड़ कुआं। आर्टिजन कूप विश्व के अनेक भागों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो आशा करता हूं कि इस क्लास से आपने कुछ सीखा होगा। तो यहां तक है। अगली क्लास में हम लोग वेदरिंग के ऊपर एक पूरा वीडियो बनेगा। तो वेदरिंग वाला वीडियो करने के बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग करेंगे भूमिगत जल के द्वारा निर्मित भूमि रूप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।